आप सभी को भी खबरें अभी तक की तरफ से आजादी के अमृत महोत्सव की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन बहुत से अहम पहलू थे जिस पर चर्चा इस वक्त हम करना शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजेंद्र सिंह जादौन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत है आपका। निशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है। और आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत है सर। जादौन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी राजेंद्र सिंह जादौन जी, हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री का संबोधन, जी, देश को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। जी, जी, शुरुआत में बहुत बातों का जिक्र किया, जी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से, लोगों से एक आह्वान किया है। वो आपने सुना। क्या कहेंगे कि भ्रष्टाचार से भी और भ्रष्टाचारियों से भी नफरत करनी होगी? नहीं, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से जो कहा है, और किसी भी प्रधानमंत्री का लाल किले की प्राचीर से जो संबोधन है, वो एक देश के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन होती है और एक मंत्र होता है कि पूरा देश वो अपनी इच्छा शक्ति प्रकट करते हैं कि देश को वो किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। ठीक है कि वो जो है लगातार मुख्यमंत्री रहे, फिर प्रधानमंत्री पद पर दूसरा कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने ये महसूस किया है कि देश में मूलतः समस्या क्या है, जड़ में कौन सी समस्या है जो देश को कमज़ोर बनाती है, आगे बढ़ने से रोकती है। तो भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, लोग मानते ही हैं कि भ्रष्टाचार के कारण देश की जो प्रगति होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती रही बहुत लंबे समय से कि देश की जो प्रगति जिस गति से होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और हमारे साथ जो देश आज़ाद हुए थे वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने भ्रष्टाचार के पहलू को भी पहचान की है कि ये एक बड़ी कमजोरी है, और भ्रष्टाचार से लड़ने का अगर संकल्प प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और मैं समझता हूं कि पूरे सरकारी तंत्र को शुद्ध करने के लिए उसके साथ साथ वो जो उनकी पार्टी है उस पर भी उनको नज़र रखना चाहिए कि उनकी पार्टी के लोग, वो जो जिम्मेदार पदों पर हैं, वो क्या कर रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं कि वो सब कोई कहीं गलत है कि क्या है, लेकिन सफाई का जो शुरुआत है ना, वो अपने घर से होनी चाहिए कि पहले आप अपने घर को ठीक कीजिए, फिर आप अपने पड़ोस को ठीक कीजिए, फिर आप अपने मोहल्ले को ठीक कीजिए, फिर आप अपने वार्ड को ठीक कीजिए, फिर आप अपने शहर को ठीक कीजिए। तो पूरे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए वो सिस्टम भी आपको इस तरह के लाने पड़ेंगे कि जिससे भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो। अब कथनी करनी में अंतर, मैं तो समझता हूं प्रधानमंत्री जी से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि वो ये भी शामिल करते हैं कि राजनीति में जो कथनी करनी में जो अंतर है उसको भी मैं ख़त्म करूंगा, क्योंकि कथनी करनी में जो अंतर है वो चुनावी वादे हो जाते हैं, कहीं कोई संबोधन हो जाते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता, जो कहा जाता है उसके अनुसार आचरण नहीं होता। तो इन सब चीज़ों को, इन जो विरोधाभास हैं उनसे लड़ने की भी बहुत ज़रूरत है प्रधानमंत्री जी को। उसके लिए अपनी पार्टी को तैयार करना पड़ेगा, और वो एक एक कार्यकर्ता को संस्कारित करना पड़ेगा। और वो जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती थी कि पार्टी विद डिफरेंस और समावेशी समाज और समावेशी देश, तो उस मंत्र पर भी इनको एक सार्थक रूप से और व्यवहारिक रूप से आना होगा। आनंद त्रिपाठी जी, बहुत महत्वपूर्ण बातें आज प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। आजादी का अमृत महोत्सव, इंतजार था, काफी तैयारियां थी, और ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज शान से 75 साल हम आजादी के पूरे कर चुके हैं। वो कौन सी बातें महत्वपूर्ण लगी, एक दो बातें जो बहुत जरूरी और बहुत अहम तौर पर आपको नजर आई? देखिए, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन है इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आप सभी को, देशवासियों को। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है, आज एक बहुत लंबा संबोधन था प्रधानमंत्री का जी। और उतना ही सारगर्भित था। इस पूरे संबोधन को हम देखें तो सैद्धांतिक और क्रियात्मक दोनों पहलुओं पर यह संबोधन बहुत ही उच्च कोटि का था। जी। अब जो हाइलाइट्स की बात है, तो एक सबसे बड़ा हाइलाइट्स है इस पूरे संबोधन का, जो उन्होंने 5 प्रण या प्राण की बात की जी। वो एक ढंग से एक इस पूरे जो उनका संबोधन था उसमें एक सबसे बड़ी हाइलाइट्स हो सकती है
कि जो उन्होंने वो 5 प्रण की बात की है कि कैसे पहला जो कि हमें विकास को ही अपना मुख्य ध्येय स्थापित करना है अगले 25 सालों में। जी जो अमृत काल जिसे उन्होंने कहा है 75 से 100 वर्ष की का ये जो समय है भारतीय स्वतंत्रता का, इसको उन्होंने अमृत काल कहा है। तो उसमें पहला प्रण जो है उनका विकास की बात है कि इसी को हमको अपना जीवन का ध्येय हर भारतीय को, भारत की हर राज्य सरकारों को, भारत के केंद्र सरकार को ये बनाना है। दूसरा जो एक प्रमुख बात कही है, हालांकि उससे देश लगभग छुटकारा पा चुका है, लेकिन कुछ अर्थों में कहीं दबी छिपी वो बातें हैं कि हमारे अंदर कहीं वो भाव है जो हमें ऐसा दिखाता है कि हम कमजोर हैं, पिछड़े हैं। गुलामी की मानसिकता को जड़ से कि समाप्त करने, उस गुलामी की मानसिकता के जड़ पर प्रहार करने की जो उन्होंने बात कही है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। अगर देश के किसी कोने में, कहीं किसी के मन में अगर ऐसी भावना है, कोई हमसे श्रेष्ठ है इस दुनिया में, तो इस भाव को हटाते हुए हम श्रेष्ठ हैं, हम ब्रह्मास्म की भावना को जगाने की बात है। ये दूसरा प्रण है। तीसरा प्रण है कि हमें अपने जो हमारी गौरव है, अतीत का जो गौरव है, हमारी समृद्ध विरासत है, उसको लेकर के आगे चलने की बात है। और इसी तरह की जो बातें कही हैं, ये मुख्य हाइलाइट्स हैं। इसके अतिरिक्त मुझे जो लगता है कि इस पूरे इस लंबे संबोधन में जो सबसे अन्य महत्वपूर्ण बातें आई हैं, वो प्रधानमंत्री देश के साथ अपने को कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे मुद्दों पर जो कि ऐसा लगता है कि सरकार और जनता इसमें आपस में दूरी है। ऐसे मुद्दों पर वो देश के साथ कनेक्ट होने की बात करते हैं। जैसे आती है, उन्होंने लाल किले से बात उठाई नारी के सम्मान की। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये देश में हालांकि डिस्कोर्स का विषय नहीं है, नारी का सम्मान डिस्कोर्स का विषय नहीं है इस देश में, लेकिन उसे उन्होंने डिस्कोर्स में लाने की कोशिश की है। भ्रष्टाचार, कई सारे ऐसे आप देखिए कि सर्वे आते हैं जिसमें भ्रष्टाचार कई मुख्य मुद्दा नहीं होता है, उसे भी उन्होंने डिस्कोर्स में लाने का प्रयास किया है। और वो कहते हैं ये बड़ी समस्या है इस देश की। तो मुझे लगता है ये कुछ बड़े हाइलाइट्स रहे हैं। निशा शर्मा जी, नारी की बात आई है, बहुत सारी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और ये भी कहा कि हमारे व्यवहार में ऐसी चीजें आ चुकी हैं कि हम अपमान कर बैठते हैं नारियों का। बहुत सारे सशक्तिकरण नारी के लिए और इस तरह की मुहिमें चलाई गईं, कहां पर पाती हैं? और प्रधानमंत्री के भाषण को, लाल किले की प्राचीर से नारियों को लेकर विशेष तौर पर संबोधन को किस तरह से आप देखती हैं? और इसके अलावा और कौन सी ऐसी खास बात आपको नजर आई इस संबोधन में जो बहुत अहम थी और बहुत अलग थी? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने नारी सम्मान की बात करी, तो ये अपने आप में वैसे तो बहुत विशाल विषय है, लेकिन मैं ये यहाँ तक कहूँगी कि नारी आज जो है हर क्षेत्र में सबसे आगे है, पुरुष से कंधा मिलाकर चल रही है। और चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे वो खेलों में देख लीजिए, चाहे वो शिक्षा में देख लीजिए, मतलब हर क्षेत्र में वो पुरुष से कहीं भी पीछे नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आज भी उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसी हैं जिससे वो पिछड़ रही है। सरेआम जो हम रोज़ अखबारों की हेडलाइन बन चुकी है, आज बलात्कार की जो खबरें हैं वो बहुत हेडलाइन में पढ़ी जाती हैं। तो मैं चाहूँगी कि इसके लिए भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। और ये अगर ये हमारा मैं मानती हूँ कि ये इसमें जो नारी है काफ़ी क्या बोलते हैं अपने आप को सुदृढ़ महसूस करती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में वो पिछड़ जाती है। और जो है पुरुष प्रधान जो हमारा समाज है वो आगे आ जाता है। इसलिए मैं ये कहूँगी प्रधानमंत्री जी को इस ओर भी कुछ कदम उठाने चाहिए उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि आज जो हमारा देश है वो ऐसा नहीं है
कि जी रात को भी बहुत सारी जो क्षेत्र हैं उनमें नारी इसकी क्या नारी मतलब लड़कियां जो हैं हमारी वो आगे आ रही हैं, रात को भी ड्यूटी देती हैं। और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि क्या बोलते हैं ये उसके पुरुष से वो पीछे हैं, वो दिन में भी अपनी कार्यालय में काम करते हैं और रात को भी ड्यूटीज कहीं देती हैं। लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर मैं ये कहूँगी, बार बार ये कहूँगी कि उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल कहीं उठते हैं, उठाए भी जाते हैं और ये बहुत ही अहम मुद्दा है। और उसकी सुरक्षा को लेकर उनके लिए प्रधानमंत्री जी को या उनके अधिकारियों को जिस क्षेत्र में वो काम करते हैं उनको ये गाइडलाइन देनी चाहिए कि ये इनकी सुरक्षा के लिए क्या क्या समाधान किए जाने चाहिए। जादौन साहब, एक बात 5 प्रणों की बात आई कि नए संकल्प लेने होंगे, बड़े संकल्प लेने होंगे, एकता और अनेकता की बात आई, एकजुटता की बात आई, नागरिकों के कर्तव्य की बात प्रधानमंत्री ने की और गुलामी का अंश किसी भी दिल के किसी भी कोने में है तो उसको तुरंत बचने नहीं देना है, एक तरीके से मार देना है और हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। वो बड़े संकल्प क्या नजर आते हैं आपको जिसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया? भाई भतीजावाद की राजनीति, परिवारवाद की राजनीति, बहुत खुलकर बोले, बहुत सारे इशारे उन्होंने कर दिए अपनी बातों में। नहीं, देखिए, उन्होंने जो है राजनीति के शुद्धिकरण की बात की है कि राजनीति को परिवारवाद और भाई भतीजावाद पर से मुक्त किया जाए, क्योंकि वो जो राजनीति परिवारवादी और भाई भतीजावादी राजनीति जो है वो पूरे भेदभाव पर आधारित हो जाती है और वो पूरे देश को समग्र दृष्टि से देश को आगे ले जाने के लिए जिस तरह से जिन नीतियों के तहत काम किया जाना चाहिए उन नीतियों से अलग हट के काम करती। तो ये एक बहुत बड़ा है नुकसान है काफ़ी राजनीति, हमारे जो राजनीतिक परंपरा में ये सब चीज़ें चली आ रही हैं। तो ये देखना है कि लेकिन ये बहुत बड़ा काम है, इतना इसको लड़ने के लिए बड़ी इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और अपनी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को मजबूत और उसको मन से तैयार करने की ज़रूरत होगी। तो प्रधानमंत्री ने अगर इच्छा व्यक्त की है तो उसका पूरा सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए, लेकिन ये है कि वो देखना है कि वो किस तरह से इसको व्यवहार में ला पाते हैं, क्योंकि परिवारवादी राजनीति तो अब तक जो क्षेत्रीय दल है वो सब परिवारवादी राजनीति ही कर रहे हैं और राष्ट्रीय दलों में भी राजनीति परिवारवादी राजनीति दिखाई देती है। तो इस सब से मुक्त होना, चूँकि हमारे राजनीतिक ढांचे में और हमारे जो है आम जनमानस में भी जिस तरह से ये परिवारवाद को जगह मिली हुई है उसको उखाड़ पर ना निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो प्रधानमंत्री अगर इसको व्यवहारिक धरातल पर लेकर आते हैं तो बड़ा स्वागत योग्य बयान है उनका और मैं समझता हूं कि वो देश की राजनीति अगर शुद्ध होती है तो देश की तरक्की में एक बहुत बड़ा जो है सहायक होगा, बहुत बड़ा उछाल होगा। आनंद त्रिपाठी जी, क्या राजनीति का शुद्धिकरण परिवारवाद से मुक्ति पाना ही है या फिर कुछ और भी है जिसके लिए और संकल्प करने होंगे? नहीं, भारतीय राजनीति में पिछले काफी समय से कई तरह की अशुद्धियां आई हैं, जिसमें से एक परिवारवाद भी हो सकता है। सिर्फ परिवारवाद ही भारतीय राजनीति की अशुद्धि है ऐसा नहीं मैं मानता हूँ। कई सारी अशुद्धियां हैं जिसमें राजनीतिक नैतिकता की कमी है। परिवारवाद तो जिक्र कर ही रहे थे प्रधानमंत्री जी, और इसके साथ ही साथ व्यावहारिक नैतिकता का भी अभाव भारतीय राजनीति में देखने को मिल रहा है। भारतीय राजनीति में अभी एक बड़ी समस्या और पैदा हो गई है जिसका जिक्र हालांकि दूसरे संदर्भों में प्रधानमंत्री जी ने किया कि भाषाई मर्यादा का जिक्र भी उन्होंने किया कि हमारी भाषाई मर्यादाएं भी कुछ हद तक कमजोर पड़ रही हैं। ये भारतीय राजनीति की एक और बुराई है। तो भारतीय राजनीति में कई सारी बुराइयां हैं। हालांकि ऐसा है कि भारतीय लोकतंत्र की जो लोकतंत्र में भारतीयों की जो आस्था है वो बड़ी मजबूत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उसका क्रियात्मक पहलू जो है वो कई सारी गड़बड़ियों के साथ चल रहा है। तो उसी पर जोर होना चाहिए। राजनीतिक शुद्धिकरण की बात है तो वो एक बड़ा अभियान हो सकता है, मुहिम हो सकती है, और उसको भारतीय राजनीति को शुद्ध करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास करने पड़ेंगे। वो प्रधानमंत्री जी उसी को मैं पहले भी कहा कि डिस्कोर्स में लाना चाहते हैं, देश के मुख्य बहस का मुद्दा बनाना चाहते हैं देश में, और इसमें मुझे लगता है कि उन्हें सफलता मिलेगी।
और ये लाल किले से जब इस तरह का आह्वान होता है तो वो एक सिद्धांत रूप में होता है। अब इसका क्रियात्मक पहलू क्या होगा, उम्मीद है कि देश इस पे क्रियात्मकता भी दिखाएगा, गतिशीलता भी दिखाएगा, और इससे हो सकता है कि हम एक नई राजनीति को प्राप्त करें इन 25 वर्षों में। जी निशा शर्मा जी, विकसित भारत ही अब बड़ा संकल्प है और उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात का भी जिक्र किया गया। देश की सरकार और देश के नागरिक विकसित भारत के लिए कितने तैयार हैं, कितनी कोशिशें हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया ये, और देशवासियों से भी ये उन्होंने एक किस्म से सहयोग मांगा कि इसमें में उनका वो सहयोग दें। जहाँ तक परिवारवाद की भी बात उन्होंने कही, केवल राजनीति शुद्धिकरण जो है वो परिवारवाद तक ही ख़त्म नहीं हो, मतलब शुद्धिकरण नहीं होता, उसका एक छोटा सा अंश है। लेकिन राजनीति शुद्धि, जो भारतीय राजनीति शुद्धिकरण है, वो उसके और भी कई पहलू हैं। जैसे बात की गई थी अपना भ्रष्टाचार ख़त्म करने की, सबसे बड़ा मुद्दा है, उससे भी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी जब तक इस अपने देश से ख़त्म नहीं होगी तो कोई भी राजनीति का शुद्धिकरण पूरी तरह से, मैं मानती हूँ, ये मेरा अपना वो विचार है कि नहीं हो सकती जब तक, क्योंकि आज बेरोजगारी की वजह से बहुत सारे जो युवा हैं वो क्राइम की ओर उनके कदम बढ़ चुके हैं। उसको भी ये रोका जा सकता है। और युवा, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, युवा ये आज के बच्चे हैं, इस देश का भविष्य हैं, तो ये तभी ठीक हो सकेगा जबकि इसको बेरोजगारी को की और कुछ और ठोस कदम उठाए जाएंगे, रोजगार के अवसर दिए जाएंगे उनको। आज जो युवा है वो ये टकटकी लगाए देख रहा है कि कहाँ से ये रोजगार हमें मिले, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं, बहुत अपने आप को वो आगे ले जा चुके हैं, लेकिन जब रोजगार की बात आती है तो वो कहीं से उनको रास्ता दिखाई नहीं देता। राजन जादव जी, भाषाओं की भी बात प्रधानमंत्री ने की थी और उस पर भी हम बात कर रहे थे कि हमें अपनी भाषाओं पर गर्व होना चाहिए और बेशक होना चाहिए। जो भी क्षेत्रीय हमारी भाषाएं हैं या हमारे देश की वो भाषाएं जिनको राजभाषाओं का, हिंदी की हम बात करें, कोई भी भाषा हो, लेकिन भाषा के आधार पर कई बार देखा गया है कि लोगों में फर्क भी हुआ, लोगों ने खुद एक दूसरे से भेदभाव किया भाषाओं के आधार पर भी। तो इस चीज को खत्म कैसे किया जाएगा? लोग अपनी तरफ से कोशिश करें, यह जरूरी है, लेकिन शासन की, प्रशासन की कोशिशें इसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं? देखिए, प्रशासन की और सरकार की, सत्ता की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं इतिहास का कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि जब ये मुगल काल आया और देश में जो है मुस्लिम सत्ता आई, मुगल काल आया, तो वो बाहर से अरबी फारसी लेकर आए जी, और जब वो शासन में थे तो हिंदी के साथ मिक्स हो गई वो अरबी फारसी। आज हिंदी को आप एक संस्कृत निष्ठ हिंदी हो पूरी तरह से, तो आप ये कह सकते हैं कि प्योर हिंदी, संस्कृत निष्ठ हिंदी है, तब भी उसको संस्कृत के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन जो हिंदी है इस समय वो तो बहुत मिक्स है, उसमें इंग्लिश के वर्ड भी हैं, उसमें उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, सब है। तो भाषा सत्ता के साथ चलती है, तो शासन को इस तरह से उसकी उपयोगिता बढ़ाना चाहिए अगर आप एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करना चाहते हैं। अब ताज्जुब की बात क्या है? ताज्जुब की बात तो ये है कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा था पिछला जी, तो उनके मंत्री जो है अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे। फिर वो उन्होंने एमएलए ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि भाई हिंदी में जवाब दो, तो फिर उन्होंने मजबूरी में हिंदी में जवाब दिया और वो जो है वो एमएलए के उनको उन्होंने एक तरह से तंज कस दिया। तो शुरुआत तो ये भारतीय जनता पार्टी को करनी पड़ेगी ना। निर्मला सीतारमण का भाषण सुना मैंने, जो संसद में, लोकसभा में उन्होंने जब बजट पेश किया, पूरा भाषण उन्होंने अंग्रेजी में दिया। क्या इस सरकार को गरियावान में झांकना चाहिए इस बात के लिए? लेकिन सर मैंने तो कमेंट किया यहाँ पर ये है ना कि कोई भाषा, हमें हर भाषा पर, अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी विदेशी भाषा है, लेकिन हमारे माहौल में, हमारी बोलचाल में तो इस्तेमाल होती है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी के बजाय निर्मला सीतारमण फिर अपनी जो उनकी क्षेत्रीय भाषा उसमें बोलें? नहीं, वो क्षेत्रीय भाषा में नहीं, लेकिन संपर्क भाषा के रूप में अगर हिंदी को हम विकसित करना चाहते हैं तो उनको चाहे अगर वो
हिंदी सेंट्रिक नहीं है, वो हिंदी पर उनकी पकड़ नहीं है, तो वो लिखा हुआ भाषण ही पढ़ती हिंदी में। लेकिन वो हिंदी में दिया जाना चाहिए ताकि आम देशवासी को जो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, इंग्लिश नहीं जानता है, वो ठीक से समझ सके। मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज भी इस देश में निरक्षरता इतनी है कि कहीं कोई टॉयलेट पर लिखा हुआ है कि ये स्त्री और ये पुरुष, तो वो तय नहीं कर पाते कि ये किसके हैं। ठीक, वो पढ़ ही नहीं पाते। ठीक। मैं देखता रहता हूं कई ऐसे उदाहरण हमारे व्यवहारिक जिंदगी में सामने आते हैं। तो भाषा को विकसित करने का एक मजबूत फॉर्मूला आपको लाना पड़ेगा। इस पर ये भाषणबाजी से काम नहीं चलेगा। आनंद त्रिपाठी जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्या राय है? देखिए, प्रधानमंत्री जो भाषा की बात कह रहे थे वो ये था कि जो भारत है वो बहुभाषीय देश है। भाषाई समृद्धता और विभिन्नता हमारी पूंजी है, उसको अक्षुण्ण रखने की बात है। और वहाँ हिंदी, इंग्लिश और तमिल, तेलुगु का कोई भेद नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हम संपर्क भाषा के रूप में अगर हिंदी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें सरकार की भूमिका हो सकती है, निश्चित तौर पर, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसको मुझे लगता है कि ये जो भाषा की बात आ रही है, इसमें भाषाई विभिन्नता समस्या नहीं है, बल्कि भाषाई विभिन्नता के प्रति जो हमारा बोध है, ठीक है, वो समस्या है। भाषाई विभिन्नता को जो स्वीकार करने का जो हमारा बोध है, उसमें जो कमी है वो समस्या है। भाषाई विभिन्नता बल्कि एक समस्या की बजाय हमारी समृद्धि है। भारतीय भाषाएं दुनिया में बड़ी समृद्ध भाषाएं हैं और बड़ी प्राचीन हैं। वो मूल डिस्कोर्स का विषय होना चाहिए। और अगर हम इस भाषाई विभिन्नता के बोध को स्वीकार करें और तरजीह दें, तो मुझे लगता है कि मिलजुल करके हम एक किसी संपर्क भाषा पर सहमत हो सकते हैं। और अगर वो सहमति बन जाए तो वो संपर्क भाषा के रूप में उसका इस्तेमाल हो और अन्य सभी भाषाएं अपने चीजों को व्यवस्थित करके आगे बढ़ती हैं। और लगातार अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और हम वो भी दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ऐसे वक्त में ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, मजबूरी भी हो जाती है कि सभी तस्वीरें दिखाई जाएं। महिलाओं की बात हो रही है, देश की तरक्की की बात हो रही है, तो देश की बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं। फरीदाबाद से इस वक्त हमारे संवाददाता अनिल राठी जुड़ चुके हैं, फरीदाबाद के धौज गाँव में हैं। और यहाँ पर और एक माहौल बना कि टॉपर बेटियों से झंडा फहराया जाए, तो यहाँ पर ऐसा ही हुआ। नारनौल के सेशन जज अब्दुल मजीद की बेटी आलिया मजीद ने 12वीं में टॉपर रहकर नाम रोशन किया अपने गांव का, अपने परिवार का, और उन्होंने ही यहां पर तिरंगा झंडा फहराया। अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल, क्या तस्वीर है और क्या माहौल है आजादी के इस अमृत महोत्सव पर? अनिल, और ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद धौज गांव की। स्कूली बच्चे और अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनिल। जी देखिए नासिर जी, धौज गांव के अंदर भी जो है वो काफ़ी धूमधाम से जो है वो 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया जा रहा है। इस समय हम दिखा देते हैं धौज गांव का नज़ारा। उसी सरकारी स्कूल के अंदर खड़े हुए देखिए, कहीं ना कहीं गांव वालों ने एक मिसाल जो है वो पेश करी है, जिसमें कि गांव की ही जो बेटियां हैं उनके द्वारा जो है वो आज तिरंगा फहरा करके जो है वो उनका मान सम्मान किया गया। आलिया माजिद जो है वो बेटी का नाम था, और दूसरी बेटी और एक और गाँव की ही बेटी जो कि गाँव के इसी सरकारी स्कूल में पढ़ी है। और आज की डेट में एक बड़े मुकाम पर जो है वो बेटी पहुंच चुकी है। पहले जिस तरीके से परसेंटेज मार्क्स लिए थे, कहीं ना कहीं 99% जो है उन्होंने 10th में लिए थे, 12th में 98% लिए थे। और आज की डेट में देखिए आलिया जो है वो मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यानी कि जो कि नंबर 1 यूनिवर्सिटी में आती है, उन यूनिवर्सिटी में जो फिलहाल इस तरीके से वो पढ़ाई कर रही है। और उनके पिताजी जो है वो फिलहाल सेशन जज हैं जो कि यमुनानगर से हैं। फिलहाल वो देखिए पूरा परिवार यहाँ पे आया हुआ है और चीफ गेस्ट के तौर पर उनको बुलाया गया है, झंडा फहराया गया था बाकायदा। एक बार हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? कैलाश चंद गर्ग। किस तरीके से देखते हो एक बेटी
बेटी ने जो हुआ तिरंगा फहराया है और किस तरह जो है वो देखो जी, हम तो इस स्कूल के पढ़े हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहब जो एडिशनल सेशन जी हैं वो भी स्कूल के पढ़े हुए हैं। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस गांव के रहने वाले बच्चे, इस गांव की रहने वाली वो लड़की यहीं की पैदा हुई आलिया माजिद, जो इतने ऊंचे अच्छे मरीना हाउस में जो दाखिला लिया है, अब इतने अच्छी स्पीच दी है, इतने अच्छे परिवार से, और डॉक्टर साहब भी इतनी तरक्की कर रही है सबने। हमें तो गर्व है इस मट्टी का, अपनी इस ध्वज की मट्टी का, इस स्कूल का। इस स्कूल ने काफी मतलब अच्छे हीरा निकाले, हीरा जी। और ये परिवार तो वास्तव में हीरा है जी, और इनके बच्चे भी सारे हीरा हैं। जो भी इनके बच्चे हैं डॉक्टर साहब के, सारे अच्छे मुकाम पर अच्छे पहुंचे हुए हैं। देखिए खुद जज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, नासिर जी, एक बार उनसे जान लेते हैं। सर क्या मैसेज? ये मैं तो कहूँगा कि बच्चों के लिए एक संदेश है कि कोई बच्चा हौसला ना तोड़े, गांव में रहकर भी बहुत बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचा जा सकता है। जैसे हमारी बिटिया ने इसी गांव में जन्मी और यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट किया, हमने भी स्टार्ट किया। मैं भी डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, मैं यूनिवर्सिटी टॉपर रहा, स्वर्ण पदक विजेता रहा अपनी यूनिवर्सिटी का। बड़े भाई हैं प्रोफेसर साहब जो साथ में बैठे हैं, डॉक्टर बदरुद्दीन, HOD रहे लॉ डिपार्टमेंट के, रोहतक यूनिवर्सिटी के, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के, डिफरेंट फील्डों के इन्होंने संभाला। तो बेटा है साकिब माजिद, अभी PhD कर रहा है। बिटिया डॉक्टर है, बड़ी बिटिया डॉक्टर है अंजुम माजिद, छोटी बिटिया उससे आयशा माजिद। ये लीड कर रही हैं अपने अपनी यूनिवर्सिटियों को, जहाँ पे भी काफी जो है वो आपने पूरा परिवार आज की डेट में एक बड़े मुकाम पर एक तरीके से पहुंच गया है। सारे अच्छे वेल सेटल्ड हैं बच्चे, और कहीं ना कहीं एक बढ़िया मैसेज जो है वो जनता के बीच जाता है इससे। जनता के बीच यही है कि जो भी बच्चा गांव से पढ़ रहा है या शहर से पढ़ रहा है, अगर उसको पढ़ाई में लगन है, हिम्मत है, तो वो दिन दूर नहीं कि जब वो मंजिल को छू नहीं सकता। तो उनके हौसले बुलंद हो गए। बच्ची से इंस्पायरेशन बच्चों को मिलेगी कि गांव में रह के भी नेशनल लेवल तक बच्चे पढ़ाई में पहुंच सकते हैं। तो मेरा ये संदेश है बच्चों को और पेरेंट्स को कि मेहनत करें, आगे बढ़ें और एजुकेशन को पाएं। और एजुकेशन की ओर जो है वो कहीं ना कहीं जज साहब ने साफ कहा जी, एजुकेशन की तरफ जो है वो ध्यान इनका देना चाहिए। और कुछ और लोग हमारे साथ, एक बार ग्रामीण है। सर क्या नाम है? डॉक्टर विजेंद्र सिंगला हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। गांव धौज में मेरा जन्म हुआ है, बचपन मेरा यहीं बीता है। डॉक्टर अब्दुल माजिद जी, ये जो अपने पांचों भाई हैं, इन्होंने समाज और गांव के लिए ही देश के लिए भी बहुत कुछ दिया है। इन्होंने एक संदेश दिया है कि अगर व्यक्ति जमीन से, गांव की जमीन से भी निकलकर अपनी खुशबू दूर दूर तक खलियान से उठकर देश तक पहुंचा सकता है। डॉक्टर साहब भाइयों का सभी का लिम्का बर्ड ऑफ बुक, गिनीज बर्ड ऑफ बुक में इनका नाम है। और बेटी आलिया माजिद, जिन्होंने जिला यमुनानगर में अपना टॉप किया, उसके बाद में मिरिंडा हाउस में एडमिशन लेकर गांव का नाम रोशन किया। ये सब एक संदेश डॉक्टर साहब के परिवार ने दिया है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखिए एक बहुत बड़ा मैसेज जो है वो दिया है इन्होंने। और देखिए ग्रामीणों में एक जोश भी होता है कि ये नहीं है कि आप शहर के या बड़ी हाईफाई शहर में रह रहे हो तो ही बच्चा जो है कामयाब हो सकता है, लेकिन एक छोटे से गांव के अंदर रहकर के बेटियां जो है वो कामयाब हो सकती है। मैं प्रोफेसर बदरुद्दीन इसी गांव का रहने वाला हूं, और डॉक्टर अब्दुल माजिद जो एडिशनल सेशन जज हैं, ये मेरे सबसे छोटे भाई हैं। हमारे पूरे परिवार का, सारे भाइयों का लॉ में PhD करने की वजह से, हमारे अनपढ़ माँ बाप की औलाद होने के बावजूद हमारे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, और हम इसी गांव धौज के रहने वाले हैं। और हमने अपना गांव का नाम, अपनी कौम का नाम पूरे मुल्क में, पूरे देश में रोशन किया। मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ इस आज के दिन, इस 75वें गणतंत्र दिवस पे, कि हमारी जो बिटिया है डॉक्टर अब्दुल माजिद, छोटे भाई साहब की जो बिटिया आलिया है, जिन्होंने आज ये ध्वज फहराया, ये हमारी टॉपर बिटिया रही है। इसके अलावा हमारे भाई माजिद की जो बिटिया है डॉक्टर अंजुम माजिद, और दूसरी बिटिया है आयशा, ये भी दोनों अपने अपने क्लासों में टॉपर रही हैं। हमारी आयशा माजिद है जो, उस बिटिया ने IP यूनिवर्सिटी में टॉप किया। देखिए कहीं ना कहीं बेटियां सारी मौजूद हैं यहाँ पे, और वो बेटियां जो है वो कहीं ना कहीं जिन्होंने मान सम्मान किया है। मेरा जी काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि
इंडिया के 75th इंडिपेंडेंस डे पे जो इतना आज़ादी का अमृत महोत्सव इसको बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके ऊपर मेरे को अपने ही गांव में झंडा फहराने का मौका मिला और अपने इस गवर्नमेंट स्कूल के आगे इन बच्चों को मोटिवेट करने का मेरे को मौका मिला। मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। देखिए बच्चों को जो है वो मोटिवेट करने का, तमाम बेटियां हैं, बिल्कुल देखिए ये और एक बेटिया है जो इसी गांव से पढ़ी है। जी सर मेरा नाम है नज़मा। हाँ जी। और आप बात करते रहें, आप बात करते रहें बच्चों से और गांव के लोगों से, और हम हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़े हुए, हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त उनसे भी हमें चर्चा करनी है। और माफी के साथ क्योंकि बीच में आपको इंतजार भी करना पड़ रहा है क्योंकि एक माहौल ऐसा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। बस एक एक प्रतिक्रिया आप सभी की बहुत अहम। निशा शर्मा जी, 75 साल हमारी आज़ादी के, और इस दौरान इस 75 साल को मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान, अमृत महोत्सव, ये संदेश कितना दूर तक जा रहा है प्रधानमंत्री का? हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, बेटियों की बात भी हुई, भ्रष्टाचार की बात भी हुई, राजनीति की बात भी हुई, संकल्पों की बात भी हुई। देखिए, हर घर तिरंगा जो है ये ऐसा करके ये हर प्रधानमंत्री जी ने ये अभियान चलाकर हर जन जन को राष्ट्रीयता के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि बहुत से जो बच्चे हैं, जो आज की पौध है, वो तिरंगे के बारे, जो तिरंगे का व्याख्यान है, इसके 3 रंग है, उनके बारे में भी नहीं जानती। शायद सिर्फ उनके लिए एक तिरंगा है, देश का चिन्ह है ये जो है, लेकिन उनको समझाना भी पड़ेगा कि ये जो इसके तिरंगे के जो 3 रंग हैं, हरा, सफ़ेद और केसरी, ये जो है तीनों रंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो सफ़ेद रंग है वो शांति का प्रतीक है, हरा हरियाली का प्रतीक है और केसरी एकता का प्रतीक है। इसलिए सुख, समृद्धि और एकता ये जो है हमारे देश का एक सबसे बड़ी कामयाबी है, इसको इन चीज़ों को लेकर। और यही प्रधानमंत्री जी ने ये ऐसा करके ये देशवासियों को एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास किया है। लेकिन मैं इसमें अपने ये छोटे से विचार प्रकट करना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात कही, लेकिन आज जो है पहले जो हमारा तिरंगा जो है लहराया जाता था, जो तिरंगा था, बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ देकर ये हमें ये आज़ादी मिली, जिसकी वजह से आज हम खुले आसमान की खुली हवा में जी रहे हैं। लेकिन ये तिरंगा जो है एक सम्मानजनक उससे देखा जाता है और बड़े गौरव के साथ देखा जाता है। लेकिन पहले जो कोई संस्थान या सरकारी संस्थानों पर फहराया जाता था, लेकिन आज जो है हर घर पर ये तिरंगा फहराकर एक बहुत अच्छा संदेश देने की प्रयास किया है। लेकिन जो स्वदेशी का सवाल है, लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि जो तिरंगा है विदेशों से भी मंगवाया जा रहा है, बनकर आ रहे हैं, मुझे ये लगता है। लेकिन जो पहले था एक खादी के यहाँ से हमारा ये क्या बोलते हैं बनाया जाता था ये तिरंगा, और बहुत ही हमें अच्छा लगता था। लेकिन आज की जनरेशन को ये सब ज्ञान नहीं है। मैं चाहूँगी कि उनको भी ये पूरा का पूरा, और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी की बात की है, उसको इस बात को भी इंक्लूड करना चाहिए, इस बात को लेकर कि ये जो हमारा झंडा है, हमारा तिरंगा है, वो खादी से ही बनाया जाना चाहिए, निर्मित किया जाना चाहिए, ताकि खादी को भी इससे बढ़ावा मिले और हमारा स्वदेशी सपना भी पूरा हो सके। आनंद त्रिपाठी जी, स्वदेशी पर गर्व करना होगा। बहुत पहले से हम सुनते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। पिछली सरकारों में बैंक लूटकर भाग गए जो लोग, उन्हें लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सरकार को लेकर भी बहुत सारे लोग कहते हैं। और आज भारत को दुनिया अपेक्षा की नजर से देख रही है, गर्व के साथ देख रही है। विकसित भी देश को बनाना है, फिर बेरोजगारी से भी लड़ना है, महंगाई से भी लड़ना है, भ्रष्टाचार से भी लड़ना है। कितना मुश्किल और कितना चुनौती भरा
ये सपना और ये कोशिश लगती है? नहीं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रधानमंत्री जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। और मूल रूप से ये देखा जाए, कहा जाए कि जो देश को आगे ले जाना निश्चित रूप से किसी भी सरकार और समाज के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उसके लिए बहुत सारी चीजों पर बहुत सारे श्रम की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है, मेधा की आवश्यकता है, और उसमें अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र हैं जिन पर बहुत जबरदस्त तरीके से एकाग्र होकर के ध्यान दे करके काम करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जैसे बात आ रही है स्वदेशी की, तो स्वदेशी की हमारे यहाँ परिकल्पना थी। एक समय ऐसा था कि जब भारत पूर्णतः पूरी दुनिया पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन फ्रॉम वेरी बिगनिंग 1947 के बाद से हमारे यहाँ ये कोशिश शुरू हुई कि हम धीरे धीरे अपनी निर्भरता जो दुनिया के दूसरे अन्य देशों पर है उसे समाप्त करते जाएं और आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ाएं। वो कदम निश्चित रूप से बढ़े। ये कहा जा सकता है कि कभी किसी सरकार ने उस कदम को थोड़ा सा धीमा बढ़ाया, किसी सरकार ने उसे तेज किया, लेकिन सम्मिलित प्रयासों से आज जब हम 75 वर्ष पूर्ण होने पर देखते हैं तो हम भारत को एक आत्मनिर्भर समाज और देश के रूप में मान सकते हैं। भारत अब विकासशील देश से आगे बढ़ चुका है। अब वो निश्चित तौर पर बहुत सारे मानदंडों पर विकसित देशों के बराबर खड़ा है, उसमें से आत्मनिर्भरता भी एक बड़ी चीज है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम दुनिया के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं दुनिया के बहुत सारे देश कई मामलों पे हमारे ऊपर निर्भर हैं। तो ये आज के विश्व की एक सच्चाई है और धीरे धीरे हमें ज्यादातर मामलों में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना पड़ेगा। जी। जैसी बात आई आर्थिक ईमानदारी की, जी। देश में आर्थिक नैतिकता को लागू करने की, आर्थिक अनुशासन को लागू करने की, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा उन्होंने कहा कि जो लोग भारतीय बैंकों का पैसा लेकर के चले गए हैं, देश छोड़ दिया है, चुपचाप निकल गए, उनकी संपत्तियों को सरकार अटैच कर रही है, कुर्क कर रही है, उनको बाहर से लाने का, चूंकि वो जिन देशों में गए हैं उन देशों के कानूनों का फायदा उठा करके वो वहां निवास कर रहे हैं, उसमें उन सरकारों से बात करके उनके कानूनों के में लड़ाई लड़के अदालतों में लाने की कोशिश हो रही है। ये सब उसी विकास को आगे बढ़ाने और समाज को एक भरोसा दिलाने, बेहतर समाज के निर्माण की कवायद है, और ये मुझे लगता है ये चलते रहना पड़ेगा, इसे करते रहना पड़ेगा, ये न रुकने वाली प्रक्रिया है देश के विकास में। ठीक है। राजन जादौन जी, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? विदेशों में लोग भाग गए बैंकों का पैसा लेकर, देश का पैसा लेकर, सरकार का कहना है, पीएम कह रहे हैं कि उनको लाने की कोशिश हो रही है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की एक परिकल्पना जो हमेशा से है, और अब इसको और बल मिलने जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, विकसित भारत की दिशा में तो पूरा प्रधानमंत्री का जो संबोधन है जी। वो विकसित भारत की एक परिकल्पना है। हाँ। उस परिकल्पना को हम किस तरह से साकार करते हैं ये देखने की बात है, क्योंकि एक अवधारणा हम लेते हैं, फिर अवधारणा को उसके व्यवहारिक तंत्र में लेकर आते हैं और फिर वो धरातल पर आती है, तो ये एक देखने की बात है। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम से जो लोग घोटाले करके चले गए और विदेश चले गए, तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम में इतनी खामियां क्या है कि वो इतने लाखों करोड़, हजारों करोड़ का वो उनकी जो है देनदारी बढ़ती चली गई। अभी कई ऐसे मामलों में आए थे कि बैंकिंग जो अधिकारी हैं वो काफ़ी जिम्मेदार हैं कि उन्होंने जो है उनको जो लिबर्टी दी लगातार लोनिंग की, तो वो देते चले गए जबकि नियम कुछ और कहते थे। तो तकनीकी रूप से वो बहुत अलग तरह की बात है, लेकिन सवाल यही है कि बैंकिंग सिस्टम में जो अधिकारी हैं उनका बड़ा फॉल्ट है। सवाल ये है कि ये नौबत आई, उनके ऊपर इतना हजारों करोड़ का कर्ज हो गया और वो भाग निकले, फिर इसके बाद उसकी रिकवरी की प्रक्रिया बहुत लंबी। तो ऐसी नौबत क्यों आने देते हैं? एक छोटा सा अगर कोई कंज्यूमर लोन लेने जाता है तो बैंकिंग अधिकारी उसको इतना परेशान कर देते हैं कि बैंक से हाथ जोड़ लेता है और वो साहूकारी प्रथा में चला जाता है जहाँ मोटा ब्याज देना पड़ता है उसको। सवाल ये है, ये जो विसंगतियां हैं इनको हमें देखना पड़ेगा कि जड़ों में है क्या। अगर हम ये नहीं देखेंगे तो ये जो बातें हैं हवाई होकर रह जाएंगी
कि हम जो है देश को विकसित बनाना चाहते हैं, हमारा जो ये हमारी परिकल्पना है, वो परिकल्पना कैसे व्यवहार में आएगी, धरातल पर आएगी, वो तभी आएगी। बैंकिंग सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। घोटाले की नौबत क्यों आती है? ठीक, इतने किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पर आप वो जो है फेक तरीके से आपसे लोनिंग लगातार अमाउंट अपना बढ़ाता जा रहा है और विदेश भागा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति विजय माल्या का उदाहरण है कि वो कैसे चले गए, 9 लाख करोड़ के करीब हो गया था उनका। तो ये 9,000 करोड़, तो ये स्थितियां क्यों आई? वो जो है कई तरह के जो इंडस्ट्रियलिस्ट के इस तरह के उदाहरण हैं जिसमें बैंकिंग अधिकारी दोषी हैं। इस सिस्टम को भी ठीक करने की बहुत जरूरत है। पहले तो बैंकिंग सिस्टम को ठीक किया जाए, ये बहुत जरूरी है। आनंद त्रिपाठी जी, कोई संदेश बहुत संक्षेप में? देखिए, संदेश तो प्रधानमंत्री ने बहुत दिया है, देश में लोग दे रहे हैं। हमारा कहना यही है कि जो हमें हमारे लिए कर्तव्य निर्धारित हैं, हम उस कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें और शांतिपूर्ण और व्यावहारिक तरीके से आगे बढ़ते रहें, विवादित मुद्दों को किनारे रखते हुए आगे बढ़ते रहें। ये देश के विकास के लिए एक बहुत ही आवश्यक व्यवस्था है जिसको हमें निर्मित करना चाहिए। ठीक है सर। निशा शर्मा जी, आज़ादी के इस मौके पर बहुत संक्षेप में कोई संदेश आपका? मैं तो त्रिपाठी जी के ने बहुत ही अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी बातें ऐसी कही, बहुत से संकल्प ऐसे लिए जिससे देश जो है हमारा बहुत ही विकसित हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं भी ये कहूँगी कि उसको उन चीज़ों को जो उन्होंने संकल्प लिए सिस्टम के अंदर कैसे और कार्य प्रणाली में किस ढंग से लाया जाए। अगर वो ठीक ढंग से सिस्टम को लागू किया जाता है तो हमारा देश, कोई इसमें दो राय नहीं है, आने वाले 25 सालों में बहुत ही एक अच्छा, शानदार और एक जो सपना संजोया है प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा होगा। जादौन जी, देखिए, ऐसा है कि अर्थव्यवस्था की मजबूती की बात है, उसको देखने की जरूरत है। अभी जो है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर बहुत ज्यादा उजली तस्वीर नहीं दिखाई दी, क्योंकि हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। हम जो है चाइना को निर्यात कम कर पा रहे हैं, उससे आयात बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी विपक्ष के नेताओं ने एक सवाल उठा दिया कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से इस सवाल का जवाब दें कि चाइना की घुसपैठ क्यों बढ़ती जा रही है और निर्यात बढ़ता जा रहा है और आयात बढ़ता जा रहा है और निर्यात घटता जा रहा है। तो ये सवाल भी बेसिक है। आप इसको ये ना सोचिए कि विपक्ष में है और आलोचना करने के लिए ही आलोचना हो रही। मैं समझता हूं कि निंदक नियरे राखिए जो हमारी संस्कृति का एक ध्येय वाक्य था, उसको जरूर अपनाना चाहिए। उससे ये होता है कि आपके कामकाज में लगातार सुधार होता है। आप जो है जी, तो ऐसी स्थिति में ये देखना है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है और हम इसको कैसे पूरा रूपांतरण कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजन जादौन जी, निशा शर्मा जी, आनंद त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की।